गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया, गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर का 9वां क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, श्री श्याम 4 मकानों के स्वामी हैं जिनका नगरपालिका मूल्य 25,000, 32,000, 24,000 रुपये तथा 60,000 रुपये है। इन मकानों के नगरपालिका मूल्य पर 10% नगरपालिका कर चुकाए गए हैं। वे पहले मकान में स्वयं रहते हैं तथा दूसरा मकान उन्होंने अपने व्यापार के हित में कर्मचारी को रहने के लिए 2,000 रुपये प्रति माह के किराए पर दिया हुआ है। वे तीसरे मकान के 1/3 भाग का उपयोग भी स्वयं के निवास के लिए करते हैं और शेष भाग में उसके माता पिता रहते हैं। इस मकान की मरम्मत हेतु लिए गए ऋण पर 32,000 रुपये का ब्याज प्रतिवर्ष देय है। ऋण की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। चौथा मकान 5,500 रुपये प्रति माह किराए पर दिया हुआ है। इस मकान को क्रय करने के संबंध में उन्होंने जापान में रहने वाले एक अनिवासी भारतीय करदाता से ऋण लिया। गत वर्ष में इस ऋण पर 10,000 रुपये ब्याज के देय थे, जिसमें उद्गम स्थान पर कर काटकर शेष राशि चुका दी गई है। दूसरा एवं चौथा मकान 2 माह खाली रहा। उनकी कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मकान संपत्ति से आय शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए। तो श्री श्याम, इनके पास 4 मकान है। 4 मकानों में से वे पहले मकान में स्वयं रहते हैं और तीसरे मकान का उपयोग भी वो स्वयं के रहने के लिए करते हैं, यानी कि तीसरे मकान के 1/3 भाग में वो स्वयं रहते हैं और बाकी के भाग में उनके माता पिता रहते हैं। तो 4 मकानों में से 2 मकान उन्होंने स्वयं के निवास के लिए प्रयोग में लिए हैं। तो 2 मकानों तक करदाता स्वयं के निवास में के लिए मकानों को प्रयोग ले सकता है और 2 मकानों तक अगर स्वयं के निवास है तो प्रयोग किया जा रहा है 2 मकानों का, तो दोनों का मूल्य, वार्षिक मूल्य 0 होता है। दूसरे मकान को उन्होंने व्यापार के हित में कर्मचारियों को देकर रखा है, तो इस मकान को जो है मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो मकान है व्यापार के उपयोग के लिए काम में आ रहा है। तो जो दूसरा मकान उन्होंने अपने व्यापार के हित में कर्मचारी को रहने के लिए दिया है, ऐसा माना जाएगा कि इस मकान का उपयोग वे अपने व्यापार के लिए कर रहे हैं, तो मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत इस मकान को शामिल नहीं किया जाएगा। पहला और दूसरा मकान वे स्वयं के निवास हेतु प्रयोग कर रहे हैं। चौथे मकान को उन्होंने किराए पर उठा रखा है और जो तीसरा मकान है उसके संबंध में उन्होंने मरम्मत के लिए ऋण लिया था, उसके संबंध में 32,000 रुपये का ब्याज चुकाया है। और चौथे मकान को जिन्होंने जिसको किराए पर उठा रखा है, उसके संबंध में भी इन्होंने एक ऋण लिया हुआ है, जिस पर जो है 10,000 रुपये ब्याज के गत वर्ष में दिए थे और चुका भी दिए गए हैं वो 10,000 रुपये। अच्छा, ये जो 10,000 रुपये ब्याज के उन्होंने चुकाए हैं, एक अनिवासी भारतीय करदाता को चुकाए हैं। तो अनिवासी भारतीय करदाता को अगर ब्याज का भुगतान किया जाता है तो उस ब्याज के संबंध में मकान से जो आय शीर्षक के अंतर्गत कटौती नहीं दी जाती है। मकान संपत्ति की आय की गणना करते समय अनिवासी करदाता को चुकाए गए ब्याज की कटौती स्वीकृत नहीं की जाती है, लेकिन अगर उस पर उद्गम स्थान पर कर काट कर अगर वो राशि चुकाई गई है तो फिर जो है ब्याज के संबंध में कटौती स्वीकार कर ली जाती है। तो चौथे मकान के संबंध में जो 10,000 रुपये का ब्याज इन्होंने अनिवासी भारतीय को दिया है, उसके संबंध में उन्होंने उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली है। अतः ये जो 10,000 रुपये का ब्याज है, ये जो है मकान की आय में से इसकी कटौती प्रदान कर दी जाएगी। दूसरा और चौथा मकान 2 माह खाली रहा है और हमको जो है कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मकान संपत्ति से आय शीर्षक की कर योग्य आय की गणना करनी है। कंप्यूटेशन ऑफ taxable income from house property of Mr. Shyam for the assessment year 2020-21। तो इनके पास 4 मकान हैं। हाउस फर्स्ट, सेकंड,
चारों मकानों का नगर पालिका मूल्य दिया हुआ है। नगर पालिका मूल्यांकन है 25,000, 32,000, 24,000 और 60,000। 25,000, 32,000, 24,000 और 60,000। ये है इनका मकानों का म्युनिसिपल वैल्यूएशन। आगे उचित किराया, स्टैंडर्ड रेंट ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो ये जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है यही जो है एक्सपेक्टेड रेंट होगा, बीइंग एक्सपेक्टेड रेंट। इसकी तुलना की जाएगी रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड। तो पहले मकान का स्वयं के निवास के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो इसका रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड होगा नील। दूसरे मकान का व्यवसाय में प्रयोग किया जा रहा है तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरे मकान का प्रयोग भी स्वयं के निवास के लिए किया जा रहा है तो इसका जो रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड होगा वो भी नील होगा। और चौथे मकान का जो रेंट रिसीवेबल है 5500 रुपये, तो चौथे मकान को 5500 रुपये प्रति माह किराए पर उठाया है तो 12 महीने का किराया होगा 66,000 रुपये। अगर नया वसूल हुआ किराया होता तो हम इस 66,000 में से घटा देते। तो 60,000 रुपये नगर पालिका मूल्य है 12 महीने का और 12 महीने का रेंट रिसीवेबल है 66,000 रुपये। इन दोनों में से जो अधिक राशि होगी वो राशि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। विच एवर इज हायर, ए और बी, इन दोनों में से जो राशि अधिक होगी उसको हम एक बार साइड कर लेंगे। तो पहले मकान को स्वयं के निवास के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो इसके संबंध में नील। दूसरे मकान पर ये एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि दूसरे मकान जो है व्यवसाय के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तीसरे मकान का प्रयोग भी स्वयं के निवास के लिए है। और चौथे मकान में नगर पालिका मूल्य और रेंट रिसीवेबल में से रेंट रिसीवेबल जो राशि है ज़्यादा है। मकान खाली रहा है तो एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, खाली रहने की अवधि का समायोजन किया जाएगा। तो दूसरा मकान खाली रहा है लेकिन दूसरा मकान व्यवसाय के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो यहाँ पर मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत इसके संबंध में कुछ नहीं किया जाएगा। चौथा मकान 2 माह खाली रहा, दूसरा और चौथा मकान 2 महीने खाली रहा है तो चौथे मकान की आय ही केवल जो है यहाँ पर कर योग्य है। चौथा मकान ही किराया पर उठाया हुआ है। तो चौथा मकान 2 माह खाली रहा है तो 2 महीने का किराया यहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो 2 माह का किराया 5500 के हिसाब से हो गया 11,000 रुपये। तो एडजस्टमेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, एडजस्टमेंट फॉर रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो पहला मकान स्वयं के निवास के लिए है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील है, यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तीसरे मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी नील है और चौथे मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 55,000 रुपये। 11,000 रुपये वैकेंसी पीरियड का रेंट हमने डिडक्ट कर दिया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस घटा दी जाएंगे। तो म्युनिसिपल टैक्सेस इन तीनों मकानों के संबंध में नहीं घटाए जाएंगे। चौथे मकान के लिए नगरपालिका मूल्य का 10% जो है नगरपालिका कर है तो 6,000 रुपये, 60,000 रुपये नगरपालिका मूल्य है। 60,000 का 10% है 6,000, 6,000 नगरपालिका कर के घटा दिए जाएंगे। तो नगरपालिका कर घटाने के बाद जो अमाउंट आता है वो आता है नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। तो पहले मकान की नेट एनुअल वैल्यू है नील, दूसरे मकान पर ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि दूसरा मकान व्यवसाय के लिए प्रयोग किया जा रहा है।
तीसरे मकान की एनुअल वैल्यू भी नील है और चौथे मकान की एनुअल वैल्यू है 49,000 49,000 रुपये। नेट एनुअल वैल्यू में से डिडक्शंस दी जाती हैं। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% ऑफ एवी, एनुअल वैल्यू की का 30% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। तो इन तीनों मकानों पर कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन प्राप्त नहीं होगी। और चौथे मकान के संबंध में 49,000 जो एनुअल वैल्यू है उसकी, तो उसका 30% है 14,700 रुपये। तो पहला तो हम घटाएंगे मानक कटौती, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो तीसरे और चौथे मकान के संबंध में जो है ब्याज चुकाया गया है गत वर्ष में। तीसरे मकान की मरम्मत के लिए ऋण लिया था, तो ब्याज के संबंध में क्या प्रावधान है थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्याज के संबंध में जो प्रावधान है आयकर अधिनियम में, उनकी हम बात कर लें। किराए पर उठाए गए मकान के क्रय, निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण आदि के संबंध में लिए गए ऋण पर देय ब्याज की कटौती की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। जो मकान किराए पर उठाया गया है उस मकान के संबंध में अगर कोई ऋण लिया गया है, उस मकान को खरीदने के संबंध में, उस मकान के निर्माण के संबंध में, उस मकान की मरम्मत या नवीनीकरण के संबंध में अगर कोई ऋण लिया गया है, तो उसके संबंध में अगर कोई ऋण लिया गया है और ऋण पर दे ब्याज की कटौती की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। जो मकान किराए पर उठाया गया है उसके संबंध में अगर कोई ऋण लिया गया है और इस ऋण पर अगर कोई ब्याज दे हो रहा है, तो उस ब्याज की जो कटौती दी जाएगी, जो एनुअल वैल्यू में से जो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन दी जाएगी, उसके संबंध में कोई अधिकतम सीमा नहीं है। दूसरा, स्वयं के निवास हेतु मकान का प्रयोग। अगर मकान का प्रयोग स्वयं के निवास हेतु किया जा रहा है और अगर ऋण लिया गया है, और वो जो ऋण लिया गया है 1 अप्रैल 1999 के पूर्व, अगर मकान का स्वयं के निवास हेतु प्रयोग किया गया है और ऋण लिया गया है, वो ऋण लिया गया है 1 अप्रैल 1999 के पूर्व या फिर 1 अप्रैल 1999 के बाद, तो ऋण लिया गया उसके संबंध में तिथि दी गई है। स्वयं के निवास हेतु मकान का प्रयोग किया जा रहा है और ऋण लिया गया है 1 अप्रैल 1999 के पूर्व, तो क्या होगा कि जो ऋण मरम्मत, ऋण मकान के क्रय, निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण हेतु लिया गया हो, तो देय ब्याज की
कटौती की अधिकतम सीमा है 30,000 रुपये। अगर मकान स्वयं का है, स्वयं के रहने हेतु प्रयोग किया जा रहा है और 1 अप्रैल 1999 से पूर्व ऋण लिया गया है और ऋण जो है मकान के क्रय, निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण यानी मकान को खरीदने के लिए, मकान को बनाने के लिए, मकान की मरम्मत या नवीनीकरण हेतु लिया गया है और उस ऋण पर अगर कोई देय ब्याज हो रहा है तो उस ब्याज की कटौती जो डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट ऑन लोन, उसकी अधिकतम सीमा है 30,000 रुपये। और अगर जो ऋण लिया गया है वो ऋण लिया गया है 1 अप्रैल 1999 के बाद, तो यहां पर भी दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अगर ऋण मकान की मरम्मत, नवीनीकरण, आदि के लिए लिया है, देय ब्याज की कटौती की अधिकतम सीमा है 30,000 रुपये। देखिए, स्वयं के निवास हेतु मकान का प्रयोग है, ऋण लिया गया है। अब हमको तिथि देखनी है कि ऋण कब लिया गया है। ऋण 1 अप्रैल 1999 के पूर्व लिया गया है और ऋण का प्रयोजन कुछ भी हो सकता है। ऋण मकान के खरीदने के लिए, बनाने के लिए, मरम्मत के लिए, नवीनीकरण के लिए, किसी भी उद्देश्य से ऋण लिया जा सकता है। तो अगर ऋण लिया है 1 अप्रैल 1999 से पूर्व, तो उस ऋण पर जो देय ब्याज है उसकी कटौती की अधिकतम सीमा है 30,000 रुपये। ये तो बात होती है 1 अप्रैल 1999 के पूर्व की। अब 1 अप्रैल 1999 के बाद की, तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि ऋण कब लिया गया है, तो हम ये मानेंगे कि जो ऋण है वो 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया है। तो अगर एक ऋण 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया है, मकान का प्रयोग स्वयं के निवास हेतु हो रहा है और ऋण का उद्देश्य जो है मकान की मरम्मत या नवीनीकरण है, मकान को खरीदने और बनवाने के लिए नहीं लिया है, उसके अलावा मकान की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए अगर ऋण लिया है तो ऋण पर जो देय ब्याज है उसकी कटौती की अधिकतम सीमा है 30,000 रुपये। इस क्वेश्चन में जो तीसरा मकान है, जो जिसका प्रयोग स्वयं के निवास हेतु किया जा रहा है, तीसरे मकान के संबंध में जो ऋण लिया है वो मकान की मरम्मत हेतु लिया गया है और जो ब्याज की राशि चुकाई गई है वो ब्याज की राशि चुकाई गई है या जो देय ब्याज है वो है 32,000 रुपये। लेकिन जो अधिकतम कटौती है, स्वयं के निवास हेतु मकान का प्रयोग किया जाता है और ऋण लिया जाता है मकान की मरम्मत के लिए, तो उस पर देय ब्याज की अधिकतम कटौती की सीमा है 30,000 रुपये। तो 32,000 रुपये ब्याज देय हुआ है, लेकिन तीसरे मकान के संबंध में जो कटौती दी जाएगी वो दी जाएगी 30,000 रुपये की। और अगर मकान 1 अप्रैल 1999 के बाद, ऋण जो 1 अप्रैल 1999 के बाद मकान के क्रय या बनवाने के लिए, 1 अप्रैल 1999 के बाद ऋण को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है। ऋण अगर लिया जाता है, ऋण के उद्देश्य को 2 श्रेणियों में बांटा है। ऋण अगर लिया जाता है मकान की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए, तो ऋण पर देय ब्याज की अधिकतम सीमा है 30,000 रुपये। और अगर ऋण मकान को बनवाने या खरीदने के लिए लिया जाता है, तो फिर जो है देय ब्याज की कटौती की अधिकतम सीमा है 2 लाख रुपए। हम बाद में आगे जैसे क्वेश्चन में जो स्थिति आएगी उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि ऋण 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है, मकान की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए लिया है और मकान का प्रयोग जो है स्वयं के निवास हेतु किया जा रहा है, तो देय ब्याज की जो अधिकतम कटौती की सीमा है वो है 30,000 रुपये। तो 30,000 की कटौती यहाँ पर तीसरे मकान के संबंध में दी जाएगी। चौथे मकान के लिए जो ब्याज का भुगतान किया है वो 10,000 रुपये का। तो जो मकान किराए पर उठाया गया है, किराए पर चौथा मकान उठाया गया है, उसके संबंध में देय ब्याज की कटौती की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। तो 10,000 रुपये का भुगतान किया गया है अनिवासी करदाता को, अनिवासी भारतीय करदाता को। लेकिन इस ब्याज पर पहले उद्गम स्थान पर कर काट लिया गया है, मतलब सरकार को इस आय पर कर वसूल हो गया है, इसलिए जो है ब्याज की कटौती स्वीकृत कर दी जाएगी। ये दोनों डिडक्शंस घटाने के बाद जो है टैक्सेबल इनकम आ रही है नील पहले मकान की, दूसरा मकान इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं है, तीसरे मकान पर 30,000 की हानि है
और चौथे मकान पर जो है 49,000 मकान का एनुअल वैल्यू है। 49,000 में से जो है 14,700 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी गई और 10,000 के ब्याज की कटौती दे दी गई, तो 24,300 रुपये जो है चौथे मकान से आय हुई है। और अगर टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो 30,000 की तो हानि है, 30,000 माइनस के हैं और 24,300 प्लस के हैं। तो 24,300 प्लस के हैं और 30,000 की हानि है और 24,300 आय है, तो 5,700 रुपये की 5,700 की हानि हो रही है मिस्टर श्याम को। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि इस क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।